Assalamu alaikum students. Today in our online session we will study the subject physics class 9 chapter number 6 equilibrium. आप अपने ऑफलाइन सेशन में चैप्टर नंबर 5 के न्यूमेरिकल्स तक कंप्लीट कर चुके थे. आज हम लोग चैप्टर नंबर 6 इक्विलिब्रियम का ओवरव्यू भी लेते हैं और इसके कुछ कंटेंट मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं. ये कंटेंट्स जो है ये हम लोग स्टडी करेंगे. बेसिकली जो इक्विलिब्रियम चैप्टर है ये मैक्सिमम थ्योरी पे डिपेंड करता है. आपकी थ्योरी जो है उसमें बहुत ज़्यादा होती है, प्रॉब्लम्स या एग्जांपल्स होती हैं वो बहुत कम है. हाँ, बट इक्विलिब्रियम का चैप्टर हमारी डेली लाइफ में बहुत रोल प्ले करता है. इसकी हमारी डेली लाइफ से रिलेटेड एग्जांपल्स बहुत सारी हैं. जैसे पीछे आप लोगों ने चैप्टर 5 पढ़ा, उसमें वेक्टर्स थे. वेक्टर्स की आपने डेरिवेशंस भी पढ़ी. फिर उससे पीछे मोशन वाला चैप्टर था, उसमें आप न्यूटन के लॉज पढ़े, इक्वेशन ऑफ मोशंस पढ़ी. वो सारी डेरिवेशंस भी उस चैप्टर्स में जो है वो आती है. चैप्टर नंबर 6 इक्विलिब्रियम है. इस इक्विलिब्रियम के चैप्टर में आपने मैक्सिमम ऑफ वर्क थ्योरी पे करना है. सबसे पहले ये चीज़ पढ़ने की कोशिश करते हैं कि इक्विलिब्रियम क्या चीज़ होती है. द सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी आर ज़ीरो इज ज़ीरो. दिस इज़ कॉल्ड इक्विलिब्रियम. कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे जितनी भी फोर्सेस अप्लाई हो रही हों, जब उनका सम ज़ीरो हो जाए तो वो इक्विलिब्रियम कहलाता है. ये इक्विलिब्रियम आपके पास स्टैटिक पोजीशन में भी हो सकता है, मींस रेस्ट में भी हो सकता है. ये इक्विलिब्रियम आपके पास मोशन में भी हो सकता है, और यही इक्विलिब्रियम आपके पास सर्कुलर मोशन में और रोटेशन में भी हो सकता है. मींस कि इक्विलिब्रियम किसी भी स्टेट ऑफ द ऑब्जेक्ट पे इम्प्लीमेंट हो सकता है. मीन्स अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट में है तो उसके ऊपर भी इक्विलिब्रियम इम्प्लीमेंट हो सकता है. मोशन वाले पे, सर्कुलर वाले पे, रोटेटरी वाले पे, सब पे इक्विलिब्रियम इम्प्लीमेंट हो सकता है. मैं आपको बहुत बेहतरीन सी एग्जांपल देता हूँ. लाइक ये एक बोर्ड है, ये हम लोगों ने हैंग किया हुआ है यहाँ पे. अगर आप इसको गौर से देखें तो ये बोर्ड के ऊपर 4 तरफ से फोर्सेस लग रही हैं. एक यहाँ से, एक वहाँ से, एक ऊपर से और एक नीचे से. लेफ्ट साइड वाली जो फोर्स है और राइट साइड वाली जो फोर्स है, ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल करती हैं, जिसकी वजह से बोर्ड ना लेफ्ट जा रहा है और ना ही राइट जा रहा है. अब आते हैं टॉप एंड बॉटम पे. तो ऊपर की तरफ वाली जो ग्रेविटी, जो फोर्स है, ग्रेविटी में जो फोर्स है वो कम है, और जो फोर्स नीचे की तरफ है, ग्रेविटी वाली फोर्स है, वो ज़्यादा है. बट उसके बरक्स अगेंस्ट ये बोर्ड नीचे नहीं जाता. क्यों? क्योंकि इस ग्रेविटी की फोर्स को ख़त्म करने के लिए हमने यहाँ पे नेल लगा रखे हैं, हमने यहाँ पे हुक्स लगा रखी हैं, जिन्होंने उस ग्रेविटी की फोर्स को कैंसिल आउट किया. वो उसके अगेंस्ट में आई और ये ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में आ गया. अब दूसरी एग्जांपल देता हूँ. आप लोगों को पता है ग्रेविटी जो है वो छोटे जी से रिप्रेजेंट होती है, और उस छोटे जी की वैल्यू 10 होती है. इट मीन्स कि ये जो फोर्स 10 न्यूटन अप्लाई हो रही है ग्रेविटी वाली, ये हुक्स, ये नेल 10 न्यूटन के हैं, जिसकी वजह से ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं और ये ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ जाता है. अगर ये नेल, ये कील जो लगी हुई है इस पर, अगर ये 10 न्यूटन से कम की फोर्स अप्लाई करें, मीन्स अगर मैं छोटा कील लगाऊं या इसमें बारीक वाला कील लगाऊं, तो ये बोर्ड मेंटेन नहीं हो सकता, ये नीचे गिर जाता है. क्योंकि इसकी ग्रेविटी की फोर्स ज़्यादा होती है, वो ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में नहीं आता, और वो जिस तरफ फोर्स ज़्यादा अप्लाई हो रही होती है वो ऑब्जेक्ट उस तरफ को गिर जाता है. ये बोर्ड इसलिए इक्विलिब्रियम में है क्योंकि इसकी जितनी भी फोर्सेस हैं वो टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट, चारों साइडेड की जो फोर्सेस हैं उनका सम जो है वो ज़ीरो है. इक्विलिब्रियम का जो सबसे पहला पॉइंट है वो समीशन ऑफ एफ इज इक्वल टू 0. सम ऑफ ऑल द फोर्सेस इज 0, इधर इट बी इन रेस्ट, मोशन, सर्कुलर, ट्रांसलेटरी, एवरीवेयर. The second point of the content is parallel forces.
आप लोगों ने अपनी मैथ्स में पैरेलल का कॉन्सेप्ट बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ा होगा। दो फोर्सेस होती हैं, फोर्सेस पहले मैं फोर्स भी पढ़ा दूँ फिर पैरेलल। पैरेलल मीन्स दैट कि अगर दो लाइंस हैं और वो एक ही एक्सिस पे हैं, वो एक्स एक्सिस पे हैं तब भी, वाई एक्सिस पे हैं तब भी, अगर उनकी डायरेक्शन ऑपोजिट है तब भी, और अगर उनकी डायरेक्शन सेम है तब भी वो पैरेलल फोर्सेस होती हैं। उसके बाद ये कॉन्सेप्ट पैरेलल का होता है, दो लाइंस सेम है, उनकी एक ही एक्सिस पे हैं और उनकी डायरेक्शन सेम भी हो सकती है और ऑपोजिट भी हो सकती है। जिनकी डायरेक्शन सेम होती है उन्हें हम लोग पैरेलल, लाइक पैरेलल फोर्सेस कहते हैं, और जिनकी डायरेक्शन ऑपोजिट होती है उन्हें हम लोग अनलाइक पैरेलल फोर्सेस कहते हैं। नेक्स्ट इज फोर्स। पैरेलल का कॉन्सेप्ट आपके माइंड में आ गया। अब फोर्स एक ऐसा फिनोमिना है जो किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज करता है, किसी भी रेस्ट वाले ऑब्जेक्ट को मोशन में और किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को रेस्ट में चेंज करता है, तो वो चीज़ फोर्स कहलाती है। सो किसी भी ऑब्जेक्ट पर दो फोर्सेस अप्लाई हो रही हो, इफ़ दे आर इन सेम डायरेक्शन देन दिस इज कॉल्ड लाइक पैरेलल फोर्सेस, एंड अगर वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है, ऑपोजिट उनकी डायरेक्शन है, सो वो अनलाइक पैरेलल फोर्सेस कहलाती हैं। आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, उम्मीद है ज़्यादा बेहतर समझ आ जाएगी। एक ऑब्जेक्ट है कोई भी, ये फोर्स इस पे अप्लाई हो रही है, इसकी डायरेक्शन ऐसे है, और ये वाली फोर्स भी अप्लाई हो रही है और इसकी डायरेक्शन ऐसे है। सो इसे हम लोग लाइक पैरेलल फोर्स कहते हैं। सेम ये एक ऑब्जेक्ट है, अगर एक फोर्स यहाँ पे अप्लाई हो रही है और एक फोर्स यहाँ पे अप्लाई हो रही है, सो ये भी आपके पास फोर्स है, ये भी आपके पास फोर्स है, देन दिस इज कॉल्ड अनलाइक पैरेलल फोर्स। लाइक पैरेलल फोर्सेस की एग्जांपल्स तो बहुत सारी आपके माइंड में आ जाती है। किसी भी चीज़ को आप हैंग कर लें, उन दोनों की फोर्सेस, दोनों तरफ से जो उसकी फोर्स है ऊपर की तरफ जा रही होती है, सो वो लाइक पैरेलल फोर्सेस होता है। अनलाइक पैरेलल फोर्सेस की एग्जांपल्स कुछ स्पेसिफिक होती हैं, कमतर होती हैं, जो आपके माइंड में आती हैं। सबसे बेहतरीन एग्जांपल इसकी होती है साइकिल। अगर आप लोग यूज़ कर रहे हैं ना, साइकिलिंग आप करते हैं, आप गौर से देखें कि अगर आपका एक पाँव ऊपर हो साइकिल का तो दूसरा हमेशा के लिए नीचे ही होता है। ऐसा कभी भी नहीं होता कि साइकिल के दोनों पैडल एक साथ आके वर्क करें। एक पैडल ऊपर होगा और दूसरा नीचे होगा, तब जाके साइकिल का पहिया जो है वो रोटेट करता है। वो अनलाइक पैरेलल फोर्स की एग्जांपल है। कैसे काम करता है वो हम इंशाल्लाह आगे जाके स्टडी करेंगे। दूसरी एग्जांपल सेम स्टीयरिंग व्हील होता है गाड़ी का, जिस पे आप जब गाड़ी को ड्राइव करते हैं तो आपका एक हाथ यहाँ एक हाथ यहाँ। ऐसा कभी भी नहीं होता कि अगर लेफ्ट वाला राइट पे आ जाए और राइट वाला भी राइट पे ही रह जाए, ऐसा नहीं हो सकता। वो अनलाइक पैरेलल फोर्स की एग्जांपल होती है। सो इंट्रोडक्शन भी हो गया, पैरेलल फोर्सेस भी होगी। सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है वो टॉर्क है। अभी मैं जस्ट आपको इसका ओवरव्यू दे रहा हूँ, उसके बाद इंशाल्लाह हम लोग इसको डिटेल में भी एक्सप्लेन करेंगे ये क्या चीज़ है। डेरिवेशंस इनकी हैं नहीं, जस्ट आपने सिर्फ इसको एक्सप्लेन और इसकी डेली लाइफ एग्जांपल्स जो हैं उसी से रिलेट करना है। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टॉर्क। टॉर्क को डिफ़ाइन करने के या समझने के, पढ़ने के डिफरेंट मेथड्स होते हैं। आपने अपने टीचर से भी, घर में भी, इंटरनेट पे भी डिफरेंट वेज में इसको स्टडी किया होगा। मैं आपको एक इसका बेसिक सा और ज़्यादा यूज़फुल वाला कॉन्सेप्ट जो है वो दे देता हूँ, उम्मीद है आपको समझ आ जाएगा। टॉर्क टाउ से रिप्रेजेंट होता है और ये प्रोडक्ट होता है R इंटू एफ का, ठीक है। R मोमेंट आर्म को कहा जाता है और F फोर्स को कहा जाता है। टॉर्क आपने बुक्स में अक्सर डेफिनेशन पढ़ी होगी, टॉर्क इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट आर्म एंड फोर्स। गुड, बेहतरीन एग्जांपल है। बट अगर आप इसको इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो टॉर्क इज़ द रोटेटरी मोशन भी आप इसको बोल सकते हैं, रोटेटिंग ऑब्जेक्ट्स भी बोल सकते हैं। किसी भी चीज़ की जो रोटेशन हो रही होती है उसे हम लोग टॉर्क बोलते हैं। और टॉर्क में दो चीज़ें यूज़ होती हैं, एक R और एक F। इसकी टॉर्क की कुछ बेसिक पॉइंट्स भी होते हैं,
वो भी मैं यहाँ पे साथ साथ लिख देता हूँ, फिर उसके बाद आपको ये टॉर्क ज़्यादा डिटेल में समझ जाएगा। सबसे पहला जो इसका बेसिक पॉइंट है वो है एक्सिस ऑफ रोटेशन। नेक्स्ट वन इज लाइन ऑफ पैरेलल फोर्सेस, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस। बताता हूँ आपको कि ये कहाँ लाई करती हैं। इतना बेहतरीन तो नहीं बना बट गुजारा करते हैं। ये एक स्पैनर है। स्पैनर मीन्स दैट के आपके जो जिससे आप लोग स्क्रू वगैरह टाइट करते हैं या स्क्रू लूज़ करते हैं, स्क्रू ड्राइवर भी कह सकते हैं, या रेंच वगैरह जो होता है जिससे गाड़ी के टायर या बड़ी चीज़ों के टायर्स वगैरह जो हैं वो आप लोग खोलते हैं। ज़्यादातर टॉर्क जो है वो उन पे अप्लाई होता है। ये एक स्क्रू है जिसको आपने इसको खोलना है, तो इस जगह पे इसका स्क्रू के अंदर ये फिक्स होता है। जब आप इसको रोटेट करते हैं तो जो ये चीज़ होती है, ये चीज़, ये आपके पास एक्सिस ऑफ रोटेशन कहलाता है। इसके अंदर एक एक्सल है, एक एक्सिस है जिसके गिर्द ये चीज़ रोटेट करती है। सो इस पॉइंट को एक्सिस ऑफ रोटेशन कहा जाता है और ये चीज़ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स कहलाती है। और एक मज़े की बात यह है कि जितनी ज़्यादा इसके दरमियान डिस्टेंस आप क्रिएट करेंगे, जितना ज़्यादा डिस्टेंस इसका होगा उतनी इजीली आप किसी भी चीज़ को खोल सकते हैं, किसी भी स्क्रू को जो है वो आप यूज कर सकते हैं या ज़्यादा इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इसकी लेंथ कम होगी तो ये स्क्रू आपको खोलने में मुश्किल होती है। अब जो चीज़ मैं बता रहा था कि एक्सिस ऑफ रोटेशन और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के दरमियान का जो डिस्टेंस होता है, ये इसे हम लोग मोमेंट आर्म कहते हैं। और फोर्स जो हम लोग लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पे अप्लाई कर रहे होते हैं, ये फोर्स और ये मोमेंट आर्म टॉर्क कहलाता है। अगर ये मोमेंट आर्म आप इंक्रीज कर देंगे तो ये फोर्स आपको डिक्रीज कर देनी पड़ेगी, मतलब कम फोर्स लगानी पड़ेगी। जो बात मैंने पहले आपको बताई कि अगर आपके पास स्पैनर की लेंथ ज़्यादा होगी तो आपको फोर्स कम लगानी पड़ेगी और फिर आप स्क्रू को इजीली खोल सकते हैं। अगर मोमेंट आर्म कम कर देते हैं, मीन्स इसकी लेंथ आप कम कर देते हैं, तो फिर आपको फोर्स ज़्यादा लगानी पड़ेगी। डेली लाइफ में सिंपल सी अगर एग्जांपल लूँ, आपने कोई भी स्क्रू जो है वो खोलना है और अगर स्क्रू ड्राइवर जो है वो अगर छोटे साइज़ का है तो आपको ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है, ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ती है। और अगर स्क्रू ड्राइवर बड़ा है तो आपको फोर्स कम लगानी पड़ती है। सो उस चीज़ को टॉर्क कहते हैं। टॉर्क को दूसरे वर्ड्स में एक्सप्लेन ऐसे किया जा सकता है कि आप जैसे कि घर जाते हैं, क्लास में जाते हैं, स्कूल में, तो डोर हैंडल होता है जिसको आप खोलते हैं, ठीक है। डोर हैंडल जो है वो आप इस एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस की तरफ रोटेट करते हैं। मीन्स ये आपके पास डोर हैंडल है, जहाँ से आपने पकड़ा, आप इसको या तो नीचे करेंगे या तो आप इसको ऊपर करेंगे, और यहाँ से फिर जो लॉक होता है वो लॉक इन आउट होता है जिससे डोर जो है वो ओपन हो जाता है। तो ये जो फिलॉसफी है ये टॉर्क कहलाती है। टॉर्क को आम लैंग्वेज में इस तरह स्टडी करेंगे कि जब एक ही वक्त में एट द सेम टाइम फोर्स जो है वो एक्स एक्सिस पे भी और वाई एक्सिस पे भी इम्प्लीमेंट हो रही होती है, सो उसे टॉर्क कहते हैं। यहाँ पे भी अगर आप इसको देखें, ये आपके पास एक्स एक्सिस है, लेट्स सपोज होता भी एक्स एक्सिस है, ये आपके पास एक्स एक्सिस है, ये आपके पास वाई एक्सिस है। अगर आप इस चीज़ को गौर से देखें, आप यहाँ से स्पैनर को नीचे की तरफ रोटेट करते हैं ताकि ये स्क्रू खुल जाए। अगर आपने इसको टाइट करना है तो ऊपर की तरफ लेके जाते हैं। जब स्पैनर नीचे आता है तो यहाँ से एक्स एक्सिस पे वर्कआउट होता है। एक ही टाइम में एक्स और वाई एक्सिस दोनों पे काम हो उसे हम लोग टॉर्क कहते हैं, वो टॉर्क कहलाता है। एंड द लास्ट वन इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सबसे पहले तो आपको ग्रेविटी पता होनी चाहिए कि ग्रेविटी जो है वो क्या चीज़ है।
ग्रेविटी एक फोर्स है जो अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, उसे ग्रेविटी कहा जाता है। आप लोगों ने बचपन में बहुत पढ़ा होगा कि ग्रेविटी जो है वो हमें न्यूटन ने बताई थी, उसके सर पे सेब गिरा था, तो ये कॉन्सेप्ट हमारे माइंड में है। उस लिहाज से हमें समझ आती है कि जब भी अर्थ किसी चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है उसे ग्रेविटी कहा जाता है। इसको देखते हुए मेरे दिमाग में बहुत मज़े की बात आई कि जैसे अर्थ हमें अट्रैक्ट करती है, इसी तरह हम भी अर्थ को अट्रैक्ट करते हैं। न्यूटन ने हमें ये बात बताई थी कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, इसका मतलब ये है कि हम भी ज़मीन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं और ज़मीन भी हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। ये बात नहीं कि सिर्फ ज़मीन हमें खींचती है, कायनात की हर चीज़ दूसरी चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। ये बोर्ड लगाया हुआ माइट भी, ये डोर जो है बोर्ड को अट्रैक्ट कर रहा हो, बोर्ड जो है वो डोर को अट्रैक्ट कर रहा हो, बट इनकी फोर्सेस निग्लेजिबल होती हैं, बहुत छोटी होती हैं, जिन्हें हम लोग कैलकुलेट नहीं करते या ज़्यादा यूज़ नहीं करते, इसलिए हम लोग इन पे ज़्यादा फोकस भी नहीं करते। सो ग्रेविटी की फोर्स वो फोर्स होती है जो ज़मीन किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, उसे ग्रेविटी कहा जाता है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी का मतलब है कि ये एक ऑब्जेक्ट है, इसका कहीं ना कहीं कोई ऐसा पॉइंट होगा जो इसका सेंटर कहलाएगा, और उस सेंटर से ग्रेविटी जो है वो मैक्सिमम होगी, वो ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से वो ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ज़मीन की तरफ आएगा, ज़्यादा ज़मीन की तरफ आएगा, उसे हम लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। कुछ शेप्स ऐसी होती हैं जो स्पेसिफिक होती हैं, उनकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड आउट करने में या सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालने में बहुत आसानी होती है। फिर कुछ शेप्स ऐसी होती हैं जिनके लिए मुश्किल होता है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई सर्कुलर ऑब्जेक्ट है सर्कल में, तो उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड आउट करने के लिए आप प्लस या क्रॉस का सिंबल यूज़ करते हैं, जहाँ पे वो इंटरसेक्ट करते हैं उस जगह पे उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है। लाइक सेम एज इट इज़ स्क्वायर में, रेक्टेंगल में आप क्रॉस का साइन यूज़ करते हैं जहाँ पे वो इंटरसेक्ट होते हैं, फिर आप उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालते हैं। सेम सिलेंडर में, रॉड में, उसका भी यही वाला काम करते हैं। अब कुछ इरेगुलर शेप्स होती हैं, लाइक बैलून्स में अगर आप जो है वो पानी भर दें, उसको फिल कर दें, फिल्ड विद वाटर, तो फिर सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड आउट करना मुश्किल होती है, क्योंकि जब आप उसको एक कॉर्नर से पकड़ते हैं वो दूसरी तरफ पानी चला जाता है, दूसरे से पकड़ते हैं तीसरी तरफ चला जाता है। उसके लिए हमें 3 स्पॉट ड्रॉ करने पड़ते हैं। जब जिस कॉर्नर से भी आपने पकड़ा हुआ उसके लिए आप इसको 3 स्पॉट ड्रॉ करेंगे, और वो 3 स्पॉट जिस जगह पे इंटरसेक्ट, जिस जगह पे लाए करेंगे, वो उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहलाएगी। मीन्स उस जगह उसकी फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी खुद एक फोर्स है, उसकी जो ग्रेविटी की फोर्स है वो मैक्सिमम होगी, उसे सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहलाएंगे। सो आज के लेक्चर में इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह इसके कुछ कंटेंट रहते हैं तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट में इसके प्रॉब्लम को भी स्टडी करेंगे। आज के लिए अल्लाह हाफिज़।